नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइडेड स्लैब के बारे में। वॉइडेड स्लैब क्या होती है, कहाँ पे बनाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल अरेंजमेंट जो ड्राइंग है उसको कैसे रीड करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हम लोगों को मालूम करना है एग्जीक्यूशन से पहले, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजय भाई का कि उन्होंने मुझे ड्राइंग प्रोवाइड की, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हो चाहे उनके पर्सनल पर्पस के लिए हो, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोवाइड की। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो बहुत ही काम की है और बहुत ही काम आती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डायमेंशंस कभी दिए हुए कंप्लीटली नहीं रहते हैं ड्राइंग में लेंथ में, तो उनको कैसे निकाला जाए वो आपको सीखना मिलेगा इस ड्राइंग के जरिए। तो अभी इस पार्ट में तो हम लोग इसका जनरल अरेंजमेंट क्या है वो ही देखेंगे, इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल वगैरह पे एक बस एक नज़र मारेंगे। अधिकतर में हम लोग इसका यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या है वगैरह यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे सामने जो अभी देख रहे हैं वो एक वॉइडेड स्लैब की यहाँ पे ड्राइंग है। तो आपको किसी भी स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है। सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को एग्जीक्यूट ही करना है, कोई कहीं पे हम लोगों को डिज़ाइन करके किसी को बेचना नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन सेम ही होता है, शटरिंग ही लगानी रहती है, रेनफोर्समेंट ही करना रहता है और एग्जीक्यूशन ही मतलब कास्टिंग ही करवानी रहती है, स्टेजिंग ही करवानी रहती है, ये सारी चीज़ें तो रहती है। उसके अलावा और क्या रहता है, और इन्हीं हम चीज़ों से घबरा जाते हैं तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो घबराने का नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो माइनर स्ट्रक्चर हो चाहे मेजर स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हवा में बनाना हो, पाताल लोक में बनाना हो, धरती लोक पे बनाना हो, कहीं पे भी बनाना हो, घबराने का नहीं है। अपना काम एग्जीक्यूशन का, इसलिए तसल्ली से कोई भी ड्राइंग पकड़िए, उसको स्टडी कीजिए। जब तक आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग घबराते रहेंगे सिचुएशन से। तो घबराना नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ये वॉइडेड स्लैब का जो है यहाँ पे सेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सेक्शन बना हुआ है। तो ये साइड पे देखने पे है, ये पूरी स्लैब ही है, जैसा कि आप लोग गर्डर में देखते हैं ना साइड से, उसी टाइप से ये है। और मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ अभी, और देखिए इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग दी हुई है, ठीक है, ये सेंटर लाइन ऑफ एक्सपांशन जॉइंट दी हुई है। और यहाँ से ये वेरी वाला पोर्शन बता रखा है, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाली विड्थ वेरी कर रही है, इसलिए वेरी बताया हुआ है। खैर ये आप पूरी ड्राइंग जब स्टडी करेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सेंटर लाइन से ये कोई चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, जहाँ से ये वॉइड स्टार्ट हो रहा है, बीच में जो खाली जगह है अपनी वॉइडेड स्लैब की वो स्टार्ट हो रही है, तो उसका यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है कि सेंटर बियरिंग की सेंटर से 1 मीटर 400 mm की यहाँ पे डिस्टेंस पे ये है। उसके बाद में ये वेरी वाला कुछ पोर्शन है, यहाँ पे ये 1200 mm का दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे इसकी बीच वाली जो स्ट्रेट लेंथ है वो 21,300 mm की यहाँ पे दी हुई है। टोटल इसकी लेंथ जो है सेंटर टू सेंटर जो अपना बियरिंग है, वहाँ से सेंटर टू सेंटर की जो बियरिंग से जो लेंथ है वो 26,500 mm दी हुई है। और ये 30 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके आगे स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है। तो स्टार मार्क करने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल डायमेंशन मार्क थस एज स्टार आर अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ मीडियन, मतलब मीडियन में यहाँ पे 30 मीटर आप लोग इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। मीडियन के आप लोग थोड़ा इधर या उधर जाएंगे तो ये चेंज भी हो सकता है। क्यों, ये अभी मैं आपको बताऊंगा इस ड्राइंग में, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये क्या है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और दूसरी डिटेल भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे इसकी डेप्थ क्या है, तो ये यहाँ पे 1400 mm की डेप्थ है। और यहाँ पे वॉइड की डेप्थ यहाँ पे 900 mm की यहाँ पे बीच में दी हुई है, ये दिख रहा है आपको। और 200 mm यहाँ ऊपर में इसकी थिकनेस है स्लैब की, इसके ऊपर में, और इसके नीचे जो है 300 mm यहाँ पे इसकी थिकनेस है। और यहाँ पे कुछ डिटेल 1 करके दिया हुआ है, तो ये डिटेल 1 कहाँ पे बता रखा होगा वो हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक डिटेल थी जो हमने अभी सेक्शन ए देखा। ऐसे करते करते तो हम लोग बहुत ही
ज़्यादा टाइम गवा बैठेंगे, तो मैं आपको ड्राइंग जो है नीचे अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको स्टडी कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से निकालिए। मैं जितना हो सके उतना आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो वॉइडेड स्लैब एक्चुअली होती क्या है, हमने तो ये डिस्कस किया ही नहीं कि वॉइडेड स्लैब होती क्या है। तो वॉइडेड स्लैब एक्चुअली क्या होती है कि ऊपर से तो आपको पूरा कंक्रीट दिखता है, लेकिन अंदर से वो खोखली होती है जगह जगह से, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये गर्डर और अपना डेक जो होता है, मतलब जो डेक स्लैब होती है उसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन नीचे में भी कुछ टुकड़ा उसमें कंक्रीट में कर रखा है। अब ये इकोनॉमिकल है या नहीं, ये तो हम लोगों को पूरा इसको एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खैर, हमको इकोनॉमिकल है या नहीं उससे मतलब क्या है, हमको तो एग्जीक्यूशन करना है ना। तो हमको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमको एग्जीक्यूशन के बारे में ही सोच के चलना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी हमने एक चीज़ तो देख ली, अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा क्या है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा इसको जूम आउट किया, तो अब देखिए ये हम लोगों ने पहली चीज़ यहाँ पे देख ली। अब दूसरी चीज़ में क्या है, देखिए आपको ये स्लेब कुछ टेढ़ी दिख रही होगी, ठीक है, इसे घूम के जा रही है, घूम के जा रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं रोड घूम रहा है, उसके साथ में ये ब्रिज भी यहाँ पे घूम रहा है। तो उस हिसाब से ये रोड घूमने के हिसाब से यहाँ पे बना रखा है इसको। अब ये यहाँ पे कोई नदी नाला तो हो नहीं सकता, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आप लोग रोड घुमा सकते हैं। जनरली नदी नाले पे आप लोग स्ट्रेट ही रोड बनाते हैं पास होने के लिए, तो वहाँ पे घूम के रोड नहीं बनता है। अब यहाँ पे अगर घूम के बन रहा है तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे रोड भी घूम रहा हो और नीचे से आने जाने के लिए जगह हो। तो वो आपको यहाँ पे नीचे में आपको जब देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको देखने में पता चलेगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस ड्राइंग को तो उसमें पता चलेगा कि ये किस लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, आप लोग ये स्लेब राउंड कर रही है, तो यहाँ पे आप जब राउंडेड स्लेब होती है तो उसकी लेंथ निकाल सकते हैं क्या? लेंथ तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेंथ आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोग सेंटर से कंसिडर करेंगे, जो अपना दिया हुआ था अभी यहाँ पे 30 मीटर, वही कंसिडर करेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इजीली लेंथ से उसका क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो नीचे वाला जो स्लैब पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो पूरा यहाँ पे रेक्टेंगुलर है और इससे कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नीचे वाले का अलग हमको निकालना पड़ेगा कंक्रीट की क्वांटिटी के लिए, और इसका वाले का, बाहर वाले का हम लोगों को अलग से निकालना पड़ेगा। खैर वो सब बात की चीज़ें हैं, अभी हम लोग एक जनरल ड्राइंग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़। तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से वही चीज़ें दी गई है, 26,500 सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग, और फिर वापस से वही यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो 21,300 इधर बता रखी थी, उसको आप इधर मैच करके कि वो भाई कहाँ से दिखा रखी थी, आप लोग प्लान में देख सकते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये इसका प्लान है। ये आपने एक सेक्शन देखा ऊपर वाला, इसके नीचे वाला आप लोग अब प्लान देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान, इसका हाफ बॉटम प्लान ये हो गया और हाफ टॉप प्लान हो गया। मतलब टॉप में किस तरीके से दिखेगा स्ट्रक्चर और बॉटम में किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे भी कुछ डिटेल आपको दी गई होगी। अब जैसे कि ये जो डिटेल आपको उसमें नहीं दिख रही होगी, जो आपको सेक्शन में नहीं दिख रही होगी, वो यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ से इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे 1500 mm यहाँ पे इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग है, और इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, वो है 600 mm। इसकी चौड़ाई कितनी है, वो भी 900 mm। मतलब ये एक डायमीटर के रूप में, हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आखिरकार है क्या। तो अब जैसे कि यहाँ पे इसकी विड्थ दी गई है 14,500 स्लैब की विड्थ दी गई है, और 13,500 ये जो दिया गया है वो मीडियन को हटा, ये सॉरी क्रैश बैरियर को हटा के, देखिए 500 mm यहाँ पे क्रैश बैरियर के बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये RHS वाला स्ट्रक्चर है और एज इट इज यहाँ पे LHS वाला स्ट्रक्चर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये RHS है इसलिए यहाँ पे इसकी 26,500 दी गई है। शायद LHS में ये बढ़ सकती है, घट भी सकती है, हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये राउंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे घट बढ़ सकता है ये। तो एक तो पेज हम लोगों ने ये देखिए। चले अब अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज की डिटेल में जाते हैं और देखते हैं। अब देखिए सेक्शन बी बता रखा है, तो आपको सेक्शन काटना आता ही होगा। सेक्शन अगर ये देखिए यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे सी सेक्शन दिया हुआ है, ये वाला सी सेक्शन दिया हुआ और एरो इस साइड में बनाया हुआ, मतलब इसको ऊपर से काट के और साइड से देखना है, उस तरीके से इसको देखना है। और यहाँ पे एक बी सेक्शन ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको बी, मतलब ये यहाँ पे आपको सेक्शन काटना है और यहाँ की डिटेल आपको चेक करनी है और उसको इस साइड से देखना है, ठीक है, क्योंकि एरो इस साइड में दिखा रखा है। तो ये इस तरीके से सेक्शन देखा जाता है। तो
अब नीचे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं, ये देखिए सेक्शन बीबी में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है, उन सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे, और उसमें हर चीज़ को यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 14,500 की यहाँ पे पूरी विड्थ हो गई हमारी स्लैब की, और यहाँ पे 13,500 है, अंदर से अंदर हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये 250 mm का यहाँ से जो हमारा मीडियन है वहाँ से 250 mm का यहाँ पे विड्थ है, मतलब कुल मिला के जो मीडियन जो है यहाँ पे 500 mm की ही मीडियन है, ठीक है। उसके अलावा 500 mm का क्रैश बैरियर यहाँ पे दिखाई दिया है, और उसके अलावा यहाँ पे ये FRL यहाँ से इसका FRL है, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन साइड से जो राइट मीडियन एज है वहाँ से इसका, क्योंकि ये राइट साइड का है यहाँ पे तो राइट मीडियन एज है, तो वहाँ से इसका एक FRL हम लोगों को काउंट करना है। इसकी भी सारी डिटेल FRL की यहाँ शीट में अपने मतलब ड्राइंग में दी हुई रहती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या डायमेंशन है, ये कैंटिलीवर पोर्शन है, तो यहाँ पे 200 mm की थिकनेस है स्लैब की, और इधर आके 450 mm की थिकनेस हो जाती है, मतलब देखने में कुछ इस तरीके से। और फिर नीचे 950 mm की यहाँ पे इसकी थिकनेस हो जाती है, मतलब कुल मिला के 1400 mm की यहाँ पे इसकी डेप्थ होगी स्लैब की, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या डिटेल दी गई है, यहाँ पे बियरिंग है, यहाँ पे एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर ये बियरिंग को रेस्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये अबटमेंट आ गया। अबटमेंट की डिटेल अभी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि अजय भाई ने मुझे भेजा है, अगर वो मुझे पूरी ड्राइंग भेज दे तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता सकता हूँ। तो अगर वो भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा हर चीज़, ठीक है। अब जैसे कि ये अबटमेंट कैप हो गई, यहाँ से सेंटर लाइन से आउटर वाला पोर्शन वेरी हो रहा है, क्यों हो रहा है ये देखिए। अभी हमने जो ऊपर वाले में देखा था ना, तो ये वेरी हो रहा है, देखिए लिख रखा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे इतना चौड़ा है, देखिए यहाँ पे इस सेंटर लाइन से जो, अगर आप लोग इसका एक रेफरेंस मान लीजिए इस सेंटर लाइन से, तो यहाँ से ये इसकी लेंथ इतनी है, लेकिन आप लोग इस साइड में आएंगे तो इससे इसकी इतनी सी लेंथ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से लेके और यहाँ तक वाली जो ये लेंथ है वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे वेरी वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि ये यहाँ से इस पेडेस्टल के अगर सेंटर से देखें हम लोग, या बियरिंग के सेंटर से देखें, तो यहाँ पे ये कितना विड्थ आएगा। तो हर एक जगह पे अलग अलग है, ये हम लोग आगे देखेंगे। और फिर यहाँ से कितना आएगा वो भी बता रखा है कि यहाँ से आप लोगों को कितना वेरी होने वाला है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से एक जैक का डिस्टेंस, ये एरो जो है ना ये जैक है। जब भी हमारा स्ट्रक्चर को लिफ्ट अप करना रहता है ना, बाय डिफॉल्ट अगर कोई यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाता है स्लैब में, या कोई बियरिंग हम लोगों को रिप्लेस करना है, या कोई ऐसी फॉल्ट आ जाती है जिससे हमको स्ट्रक्चर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे जैक प्रोविजन किया जाता है। तो वो जैक कहाँ पे रखना है, तो उसकी मतलब जैक नहीं रखा जाता है, उसके लिए कुछ यहाँ पे रेनफोर्समेंट वगैरह दिया जाता है, और जैक की लोकेशन के हम लोगों को कहाँ लगानी है वो हम लोग को ध्यान में रहे, तो उस हिसाब से 800 mm पे यहाँ पे जैक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे इसके सेंटर से जैक कहाँ पे दिया हुआ है, 1500 mm पे दिया गया है, और इधर से जैक की लोकेशन यहाँ पे एरो के हिसाब से 800 mm पे, ठीक है। और ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है ये देख रहे होंगे आपके, ये क्या दिया गया, ये यहाँ पे ये सिज्मिक अरेस्टर होते हैं। सिज्मिक अरेस्टर मतलब क्या, जब भी हमारी स्लैब को झटके लगेंगे ना, मतलब ट्रैफिक ऊपर आएगा जाएगा, झटके लगेंगे, या फिर कभी भूकंप आ गया तो स्ट्रक्चर नीचे नहीं पड़ा जाए, नीचे नहीं चला जाए, इस स्ट्रक्चर को फिक्स रखने के लिए, एक ही जगह फिक्स रखने के लिए ये सिज्मिक अरेस्टर्स हैं, ठीक है। इनको अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये अरेस्टर्स काम करते हैं, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको थोड़ी देर बाद। इस ड्राइंग को जब स्टडी हम लोग करेंगे अच्छे से तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बियरिंग से, इस बियरिंग का सेंटर क्या दिया हुआ है, वो 3 मीटर का दिया हुआ है। इस बियरिंग से मतलब हर जितने भी बियरिंग है उसका 3 मीटर सेंटर टू सेंटर यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे क्या दी गई है, डिटेल 2 दी गई है। तो ये सारी डिटेल हम लोग अभी बाद में देखेंगे, हर जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी करेंगे ड्राइंग को वैसे वैसे आपको पता चलती जाएगी। अब जैसे कि अब चलो ठीक है, मैं नीचे मूव करता हूँ। अब देखिए आपने ऊपर देखा था ना सेक्शन सी, मैंने काट के बताया था अभी, बीच वाला सेक्शन स्लैब का किस तरीके से दिखेगा, अब वो यहाँ पे आपको अच्छे से देखने पे पता पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो सेम ही है खैर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग 900 mm वहाँ पे देख रहे थे तो वो किस तरीके से थी, इसका शेप क्या था। तो इसका शेप ऊपर से देखने में तो हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसको साइड से देखेंगे तो अब यहाँ पे सर्कुलर शेप है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे इसका वॉइडेड स्लैब का दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई है, 450 mm, ये 450 mm यहाँ पे हो गया, 950 mm ये वही डिटेल है, अपनी 1400 mm की यहाँ पे थिक हो गई यहाँ पे ये स्लैब। उसके अलावा ये 200 mm, 900 mm, 300 mm ये ऊपर में देख लिया।
और यहाँ से फर्स्ट वाले वॉइड का डिस्टेंस कितना है 1050 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ से अगले वाला का कितना है 1500, मतलब हर 1500 mm पे ये जो हमारा वॉइड है वो बीच में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसके नीचे वाली ड्राइंग। ये ड्राइंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर सेक्शन को, हर प्लान को एक दूसरे से मैच करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं वापस से ये डिटेल 1 की, जो मैं आपको ऊपर में डिटेल 1 बता रहा था, तो उसको जूम इन करके यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो ये यहाँ पे किस तरीके से आपको एक्सपांशन जॉइंट लगाना है, तो उसके लिए पॉकेट छोड़ना पड़ता है, इसको बाद में फिल करना पड़ता है बाद में। तो ये मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो हमारा एक्सपांशन जॉइंट मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके हिसाब से ये जगह छोड़ दी जाती है। अभी जो यहाँ पे डायमेंशन दिखाया गया है वो है यहाँ पे 300 mm की यहाँ पे चौड़ाई है इसकी, और 200 mm की यहाँ पे डेप्थ है। उसके अलावा 250 mm का ये बीच में यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा मिला के और 450 mm का हो जाता है। 20 mm की यहाँ पे गैप है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सपांशन जॉइंट का है वहाँ से 20 mm की गैप है, मतलब ये कुल मिला के 40 mm का यहाँ पे अगर एक्सपांशन जॉइंट की मैं बात करूँ तो 40 mm का यहाँ पे एक्सपांशन जॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हमने वापस वहाँ उधर देख भी ली थी कि सेंटर लाइन जो है हमारी बियरिंग की वहाँ से 1400 mm पे होता है। ये सी करके और ऐसे करके लिखा रहता है ना, एल करके, सेंटर लाइन इसको बोलते हैं, सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वॉइडेड जो पोर्शन है, यहाँ पे एक फ्रस्टम टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये यहाँ पे 500 ही है और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते वापस में 900 mm यहाँ पे हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा 900 mm का आप लोगों को अभी आप लोगों ने देखा ना, अभी हम लोगों ने देखा है पीछे की 900 mm यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पे इसकी डिटेल 1 की डिटेल दी गई है। ये पूरा वॉइडेड पोर्शन है जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सेक्शन डी दिखाया गया है। सेक्शन डी हम लोगों को ऊपर में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे था सेक्शन डी, कहीं पे दिया हुआ होगा सेक्शन डी, और उसका एक डिटेल यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। वो कहाँ पे, वो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अभी ढूंढने से ही मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसको ढूंढ के, और भाई सेक्शन डी कहाँ का दिखाया गया है वो हम लोगों को कंफर्म करके और फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, अभी तक तो कहीं पे दिखा नहीं है सेक्शन डी। तो अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे डिटेल ऑफ सिस्मिक अरेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिस्मिक अरेस्टर देखिए किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम लोग अभी ये जो सेक्शन डी देखेंगे ना उसमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर फ्रॉम पीएससी वॉइडेड स्लैब, मतलब पीएससी वॉइडेड स्लैब के साथ में जो अरेस्टर बना हुआ है। अरेस्टर क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी वॉइडेड स्लैब है, तो उसके नीचे इस तरीके से कंक्रीट का ब्लॉक, जैसे हमारा पेडेस्टल होता है ना, तो ये समझ लीजिए कि स्लैब से एक उल्टा पेडेस्टल आ रहा है, ठीक है। उसको हम लोग सिस्मिक अरेस्टर बोलते हैं। वो क्या काम करता है, स्ट्रक्चर को एक ही जगह फिक्स बनाए रखने का काम करता है। इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, आप लोग देखिए ड्राइंग देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बहुत छोटी सी छोटी डिटेल अभी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी की आप डिटेल जो है आप लोग अच्छे से समझ के बैठ के अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर दिया गया है, ये अबटमेंट से आया हुआ है, ये जो फिलअप किया हुआ है ये वॉइडेड स्लैब से आया हुआ है, और ये उसके अलावा यहाँ पे अबटमेंट पे बना रखा है। और ये यहाँ पे जो है ये आरसीसी का पेडेस्टल है, मतलब इसके पास इसको बनाया गया है। इसमें 25 mm की गैप इधर में रखी हुई है, 25 mm की गैप यहाँ पे रखी हुई है। 800 mm का पेडेस्टल ऐसे है और 700 mm का पेडेस्टल ऐसे है, ठीक है। और 600 mm का ये इस तरीके से इसका डायमेंशन दिया हुआ है, और 400 mm का इस तरीके से दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में भी 25 mm की गैप है, और इस तरीके से पूरी डिटेल बना रखी है। अब चलिए चलते हैं डिटेल डी पे कि डिटेल डी हम लोगों को क्या कह रहा है। तो हमारी डिटेल डी कहाँ गई, ये रही हमारी डिटेल डी। तो अब देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं ना, ये जो शेडेड पोर्शन है ये ओवरलैप पोर्शन है, ठीक है। ये LS1 LS3 जो भी दिया गया हम लोग उधर से कंफर्म करके कि भाई LS1 क्या है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे PSC वॉइडेड स्लैब से आ रहा होगा, तो कितना ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ से लेके इतना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ये मतलब जो भी है ये दिखाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है वो वहाँ पे ये LS1 LS2 ये सारी डिटेल आप लोग एक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे इसकी हाइट पता चलेगी कि ये इसकी हाइट क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग इसको
कंसिडर करके चलेंगे। एक जनरल ड्राइंग दिखा रखी है यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच में एक ओवरलैप होता है ताकि आगे पीछे भी नहीं सरक सके स्ट्रक्चर। मतलब ये किस तरीके से होता है, अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारा अबटमेंट के ऊपर जो एक अरेस्टर बना हुआ है इस तरीके से है, और जो वॉइडेड स्लैब का बना हुआ है वो इस तरीके से, ठीक है। तो वो एक दूसरे से मतलब फिक्स होके और मूवमेंट को इधर उधर होने से रोकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर हमारा इधर उधर जाए नहीं बाई चांस कहीं फेलियर की वजह से, तो उसको रोकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्मिक अरेस्टर इसको बोला जाता है। तो अब ये डिटेल तो हम लोगों ने देख ली। अब वापस अब क्या डिटेल देखनी रह रही है इसमें फटाफट खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं वापस से। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और डिटेल बच गई होगी। ये देखिए डिटेल 2 यहाँ पे बची हुई है, डिटेल 2 भी देख लेते हैं। उसके अलावा डिटेल 3 भी क्या है वो भी देख लेते हैं। डिटेल 3 ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल 3 यहाँ पे क्या है वो आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे इसको एक बार जूम इन कर लेते हैं और जूम इन करने के बाद में हम लोगों को कुछ डिटेल यहाँ पे पता चलेगी। जैसे कि ये डिटेल 2 यहाँ पे दी हुई है। डिटेल 2 क्या दी हुई है, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि 25 mm का यहाँ पे चैम्फर है जो अपनी स्लैब है, वॉइडेड स्लैब की जो साइड में जो कैंटिलीवर पोर्शन है ना, जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है वो। और ये देखिए मैंने आपको बताया था अभी, ये ड्रिप मोल्ड होता है जो यहाँ पे बारिश का पानी आता है तो उसको नीचे उतरने से रोकता है, यहीं से नीचे जाने लग जाता है पानी टपक टपक के, और इसके लिए यहाँ पे ड्रिप मोल्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल 2 हो गई। और ये डिटेल 3 में आप लोगों का ये जो आपका सिस्मिक अरेस्टर है, जो पेडेस्टल के ऊपर सिस्मिक अरेस्टर है, उसके अंदर एक इलास्टोमेरिक पैड दिया हुआ है। मतलब ये जब भी आप लोग का इलास्टोमेरिक पैड है, मतलब ये एक तरीके से बियरिंग समझ लीजिए, एक वर्टिकल बियरिंग समझ लीजिए। तो ये वर्टिकल बियरिंग मतलब क्या काम करती है कि आपके स्ट्रक्चर को डैमेज होने से, मतलब ये क्या है, इसके ऊपर पूरा टच नहीं हो जाए हमारा पेडेस्टल के ऊपर, तो उससे ये इसको बचाती है। 10 mm का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गैप कितना 10 mm थिकनेस पे यहाँ दिया गया है, ठीक है। 6 mm अंदर करके इसको फिट करना रहता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से इसकी जो गैप है वो 25 mm की होनी चाहिए। बाई चांस कभी स्ट्रक्चर इसके आगे पीछे भी आए तो वो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करे, उस हिसाब से इसके बीच में एक गैप छोड़ी गई है, ठीक है। तो सिस्मिक अरेस्टर ये वॉइडेड स्लैब से हो गया। ये सारी डिटेल हम लोगों ने छोटी छोटी इसमें देख ली। इसमें कुछ छूट भी गई हो तो आप लोग वापस से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ सकता है इजीली, ठीक है। यहाँ पे कितने सिस्मिक अरेस्टर है उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल आपकी बना रखी है, ठीक है। हर एक चीज़ की डिटेल आप लोगों को बता रखी है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए सिस्मिक अरेस्टर की हाइट जो मैं आपको बोल रहा था, LS1 LS2 LS3 LS4, उन दोनों की क्या क्या हाइट दी गई है। L1 L2 स्पान के लिए अलग अलग स्पान हो सकते हैं, तो L1 L2 स्पान के लिए क्या हाइट दी गई है वो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। LS1 के लिए कितनी हाइट है, LS2 के लिए कितनी हाइट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी अभी वॉइडेड स्लैब में हम लोगों ने देखी। तो ये एक ड्राइंग तो खत्म हो गई। अब वापस से अगली ड्राइंग में अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगली ड्राइंग में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अगली ड्राइंग जो है वो रेनफोर्समेंट की डिटेल है। तो मेरे पास में जो आई है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेनफोर्समेंट की डिटेल है, और इसमें सारी रेनफोर्समेंट किस तरीके से दी हुई है वहाँ पे उसकी डिटेल हम लोगों ने देखनी है। अब ये देखिए यहाँ पे LHS में 28,500 mm का यहाँ पे लेंथ है इसका जो अपना वॉइडेड स्लैब है उसका, और RHS में जो है 26,500 mm का यहाँ पे लेंथ है। तो अब ये डिटेल किस तरीके से है वो हम लोग को जूम इन करके ही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रोड घूम रहा है, तो इधर में ये ज़्यादा लंबा यहाँ पे हो गया है, तो इसमें इसकी लेंथ भी हम लोगों को बढ़ानी पड़ी, और इसकी यहाँ पे लेंथ कम है तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी लेंथ को हम लोग को 26,500 mm रखना पड़ा। उस हिसाब से इन दोनों का रेनफोर्समेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे माइनर सी डिटेल है, आप लोग ये पूरी टेबल दिखा रखी है, इसको आप चेक कीजिएगा। इसमें बहुत सारे रेनफोर्समेंट है, इसमें एक नया रेनफोर्समेंट भी, इसको चेक कीजिएगा। ये चेयर होती है जो हमारे वॉइडेड स्लैब के लिए जो हम लोग ये रखते हैं ना पाइप वगैरह, या उसके लिए कोई फर्मा आता है जो भी आता है वो जो हम लगते हैं प्लास्टिक का आता है शायद, तो वो रखते हैं। तो वहाँ के लिए ये चेयर रहती है, उसको रखनी पड़ती है यहाँ पे, तो वो चेयर ये काम करती है। उसके अलावा बहुत सारी डिटेल है आप लोग इसमें देखेंगे, ये नोट्स वगैरह पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए पूरी रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पे दी गई है, हर एक चीज़ की रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पे दी गई है। आप लोग इसको
बैठ के और स्टडी करेंगे। देखिए रेनफोर्समेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। रेनफोर्समेंट हम लोग एक पूरा अलग ही यहाँ पे पूरा वीडियो उसके लिए अलग ही रखेंगे डेडिकेटेड, और उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट सीखने की कोशिश करेंगे कि ये रेनफोर्समेंट क्या क्या है, किस किस टाइप से रेनफोर्समेंट है, ठीक है। वो सब हम लोग उसी में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग बस मैं आपको रेनफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसमें अभी कुछ नहीं है ऐसा देखने लायक कि मैं आपको बता दूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखिए, फिर यह वापस आती है स्ट्रेसिंग की पूरी शीट आ जाती है कि स्ट्रेसिंग पे यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, क्योंकि एक पीएससी वाइडेड स्लैब है इसलिए इसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो इसकी स्ट्रेसिंग यहाँ पे इसकी केबल की डिटेल, उसके अलावा इसके स्ट्रेस प्री स्ट्रेस फोर्स कितने है, इलोंगेशन कितना आना चाहिए, सारी डिटेल जब ये हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तब काम आती है पूरी। इसको आप लोग चेक कीजिएगा, ये ड्राइंग में मैं अटैच कर देता हूँ इसमें, तो आप लोग चेक कीजिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें स्ट्रेसिंग की यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो काम आती है, स्ट्रेसिंग के टाइम पे किस तरीके से काम आती है। हमने गर्डर की स्ट्रेसिंग का वीडियो बना रखा है, उसको देख के भी आप लोग पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्ट्रेसिंग का जो डेटा है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेसिंग की डिटेल, और अगली डिटेल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगली डिटेल यहाँ पे दी गई है, ये कैंटिलीवर प्रोजेक्शन की दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये राउंड में जा रहा है, राउंड में जा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग डिटेल, माइनर सी डिटेल आप लोगों को दिखा रखी है। अब जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको कि जो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा रेक्टेंगुलर है, जो मतलब जो वॉइडेड पोर्शन है, जो नीचे वाला स्लैब का, जो ऊपर वाली 250 mm की थिकनेस को छोड़ के, और जो 250 थी या 200 थी जो भी थी उसको छोड़ के, और जो पोर्शन है वो यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ से प्रोजेक्शन कितना जाएगा स्लैब का। अब जैसे ये स्लैब का आउटर पोर्शन है तो इस कॉर्नर से कितना प्रोजेक्शन इसका जाना है, इस कॉर्नर से कितना जाना है, तो हर एक 2-2 मीटर पे ये डिटेल दी गई है। इस कॉर्नर से कितना प्रोजेक्शन जाना है, इस कॉर्नर से कितना जाना है, इस कॉर्नर से कितना जाना है, ऐसे करके यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को बता रखी है यहाँ पे प्रोजेक्शन की। लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, हर एक चीज़ निकालने में आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इसकी लेंथ आप लोगों को निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल लाइन पे यहाँ पे आपको 30 मीटर यहाँ पे इसका लेंथ दिया गया है, 30 मीटर सेंट्रल लाइन पे। तो यहाँ बाहर में कितना होगा, ये यहाँ पे तो आप लोग कह सकते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए आपको यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दी गई है, बस यहाँ ऊपर में आपको ये दिखाया गया है कि ये जो राउंड जो लेंथ है वो 30 मीटर है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, और स्टार की डिटेल हम लोगों ने पहले देखी है कि ये लेंथ कहाँ पे काम आती है। ये काम पाती है हमारी सेंटर लाइन ऑफ मीडियन में, मतलब यह मीडियन की सेंटर लाइन में ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो इधर में कितनी हो जाएगी और नीचे में कितनी होगी वो हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे जो डेटा है इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे कि किस तरीके से हम लोग आउटर वाली लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी समझने का हम लोग कोई मतलब नहीं है इसको समझने का, हम लोग इसको बाद में ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोजेक्शन की डिटेल यहाँ पे बता रखी है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि भाई यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिया है, ये वाला ये यहाँ पे तो दिखा दिया आपने कि 2 मीटर पे लिया हुआ है, लेकिन यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो वो हो सकता है कि ये इसका सेंटर लिया हुआ हो, उससे एक साइड से लेके और चालू किया हो इन लोगों ने, तो उस हिसाब से ये एक लेंथ आ रही होगी। तो इसको हम लोग डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो हम लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। अब जैसे इसकी 28,500 है, ये कौन सा वाला है, RHS वाला, सॉरी LHS वाला, ठीक है। और ये RHS वाला है, RHS वाला छोटा है, तो इसकी 26,500 ही स्लैब की इसकी लेंथ है यहाँ पे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो छोटी छोटी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो आप लोग ड्राइंग को स्टडी कीजिएगा, मैं आपको ड्राइंग अटैच कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से अटैच करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाया हो तो समझाया, जो आपको समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा ये ड्राइंग, आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, सब कुछ आप कमेंट में बताइए। कोई डाउट हो तो भी कमेंट में बेझिझक होकर पूछिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, ताकि
इस चैनल की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।